KGMU जो काफ़ी टाइम से आप लोगों को इंतज़ार है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि जिन भी लोगों को KGMU के फॉर्म्स फिलअप करना है वो फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दें। और आई थिंक मैं तो कहता हूं कि हर एक स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं मेरे दोस्त, उसके अंदर किस एग्ज़ाम के अंदर आपको जाना है, इस बात का डिसीजन आप और मैं नहीं कर सकते। आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जाना चाहती है, इसका हमें प्रेडिक्शन नहीं होता है। तो प्रेडिक्शन किए बिना ही हम लोगों को, जो लोग नॉर्सिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली एनक्लिक सोल कर रहे हैं, वो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चाहे से आपने GNM किया हुआ है, आपने BSc किया हुआ है, MSc किया हुआ है या पोस्ट BSc किया हुआ है, आपको लाइफ के अंदर एक बार कम से कम सॉन्डर्स जरूर से ज़रूर आपको सोल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि जितना मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं यही जानता हूँ और यही आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक बार पूरी सॉन्डर्स सोल्व कर लेना चाहिए। और यदि अगर कम से कम एक बार भी आपने पूरा सॉन्डर्स अच्छे से सोल्व कर लिया, सीख लिया, तो आपके लिए हर एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा। केवल मैं नॉर्सिट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल नॉर्सिट नहीं, हर एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुनते हैं और जानते हैं, मैं उन सबको यह बात कहना चाहता हूँ कि कैसे भी करके और कुछ भी करके कम से कम एक बार पूरी सॉन्डर्स को ज़रूर निकाल लें, आप सोल्व कर लें आप। उससे आपके अंदर के जो स्किल्स हैं, जो आपके अंदर का एक फोबिया है, जो नॉलेज की डेफिशिएंसी है, वो सब दूर हो जाएगा। मतलब आप लोग कोचिंग्स करते हैं, अच्छी बात है, कोचिंग करें। कोचिंग करने के बाद हमारा सबसे मेन एम होना चाहिए सॉन्डर्स सोल्व करना। अंडरस्टैंड? सबसे पहली गाइड होनी चाहिए कोचिंग। जैसे वैसे तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर से बच्चे BSc नर्सिंग के अंदर, GNM के अंदर एडमिशन लेते हैं ना, तब से ही उनको अपने कॉलेज टीचर्स से ये कह देना चाहिए कि सर हमें अभी से ही सॉन्डर्स सोल्व करना सिखा दो। तो कॉलेज स्तर से ही सॉन्डर्स हमें शुरू कर देना चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो आप अपने कॉलेज के टीचर के पास उस क्वेश्चन को ले जाइए, उससे पूछिएगा कि ये कैसे सोल्व होता है सर, ये आंसर कैसे आता है। जो कंसर्न टीचर, हर कॉलेज के अंदर खूब स्टाफ होते हैं, 10-15 टीचर होते हैं, आप उन टीचर्स से उन क्वेश्चंस को डिस्कस करके अपनी नॉलेज को शुरू कर सकते हो। तो जितने भी मेरे वुगलियंस हैं, उन सबको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने से छोटे सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही सॉन्डर्स पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बात मेरे दोस्तों, आपको कहा जा रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव में पहुंच चुके हो, यानी आप अपना नर्सिंग का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर चुके हो। तो नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। सबसे प्रोबेबल प्रायोरिटी में आपको सबसे पहले सॉन्डर्स को सोल्व करना है। सोल्व करने से मेरा मतलब सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ लेना और आंसर पढ़ लेना नहीं है। पहली बात, बिल्कुल जो नहीं समझ रहे हों उनको मैं समझा देता हूँ। सोल्व करने का मतलब मुझे खुद को एक क्वेश्चन सोल्व करवाने में 10 मिनट मिनिमम लगते हैं। अब सोच के देखो कि जब मुझे 10 मिनट लगते हैं तो आपको तो उससे ज़्यादा लगना चाहिए। तो सॉन्डर्स को सोल्व करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं लेना है किसी को भी कि क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका आंसर पढ़ लिया और हमारा काम हो गया और ऐसे करके हमने सॉन्डर्स भी सोल्व कर ली। तो मेरे दोस्तों, मेरा ये मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको YouTube पर सिखा रहा हूँ ना, अगर उस पैटर्न से आप सॉन्डर्स को सोल्व कर लेते हैं तो वो आपका माना जाएगा कि आपने सॉन्डर्स अच्छे से सोल्व कर लिया है। अब आइए तीसरी बात, मैं कह रहा हूँ कि आज KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म्स नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था, उसके फॉर्म आज से शुरू हो जाएंगे। हो गए हैं, मतलब हो जाएंगे क्या। तो सारे ही स्टूडेंट्स जो भी नॉर्सिट की प्रिपरेशन करते हैं और जो लोग अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पूरा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है वो बड़ा ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और आपको जॉब लग कर के वहाँ पर अगर जॉब मिल जाती है
तो एक अच्छा सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा, जो एम्स के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा, उससे बेटर सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को जब हम रिकमेंड करता हूं, जब मैं रिकमेंड करता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि डायरेक्ट ही आप शंकर भगवान के पैर पकड़ लो। ऐसा मत करो कि पहले हम भेरू जी ढोकेंगे, फिर हम ऊत जी ढोकेंगे, फिर हम उसके बाद वो ढोकेंगे, फलाना ढोकेंगे, और फिर फाइनली हम शंकर भगवान के पैर पकड़ेंगे। नहीं, मैं शुरुआत में ये कह रहा हूं कि स्टार्टिंग से ही शंकर भगवान के पैर पकड़ लो। जितना समय तुम भेरू जी ऊत जी को ढोकने में खराब करोगे ना, उतने समय में हो सकता है कि शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं सबको यही कहूंगा कि आप इनिशियली सौंदर्य से करो, शुरुआत ही सौंदर्य से करो, बाकी के सब अपने आप ढुक जाएंगे। समझ में आया बात? जो व्यक्ति अपनी शुरुआत सौंदर्य से कर देता है, वो बाकी के अपने आप, बाकी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यदि अगर आपने महाशक्ति को ही प्रसन्न कर लिया, तो आपके बाकी के देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है जो आज नर्सिंग के हर एक स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैंने आपका थोड़ा समय लिया और आपको बताना उचित समझा कि आप इस तरह से अगर अपनी प्लानिंग को करते हैं, आप एक गुरु के कहे हुए इंस्ट्रक्शंस को मान करके और अगर आप चलते हैं, तो आई थिंक कि जो काम बहुत कठिन लग रहा है वो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो आप जो किंग जॉर्ज का एग्ज़ाम देंगे, तो वो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सौंदर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, लगभग अपना मेडिकल सर्जिकल तो पूरा होने वाला है 1-2-3 दिन के अंदर अंदर, अगर आपका वो कंप्लीट हो गया है, तो मेरे दोस्त काफ़ी अच्छा आप उस एग्ज़ाम को कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इन क्लासेस को पढ़ने के बाद, उस कॉन्फिडेंस का कोई भी तोड़ नहीं है। उस व्यक्ति से मैं आपको कंपेयर नहीं कर सकता जिस व्यक्ति ने सिर्फ टारगेट या पीआर किया हुआ है। उस व्यक्ति से मैं उस स्टूडेंट को कंपेयर नहीं कर सकता जिसने सौंदर्स किया हुआ है। टारगेट पीआर जिसने किया हुआ है वो सौंदर्स नहीं कर सकता, लेकिन जिसने सौंदर्स किया हुआ है वो टारगेट पीआर को चुटकियों में कर सकता है। तो दोनों में क्या अंतर होता है, ये अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति जिसने शुरुआत में ही शंकर भगवान के पैर पकड़े, वो क्या कर सकता है, और एक शुरुआत में पहले 6 महीने तो वो भैरू जी को ढोकेगा, फिर उसके बाद वो ऊत जी को ढोकेगा, फिर उसके बाद वो अपने गली कूचे के आसपास जो कुछ होगा वहाँ ढोकेगा, और फिर फाइनली वो जब सारी जगह ठोकरें खा लेगा तब वो मेन जगह पे पहुँचेगा। तो मेरे दोस्त, इतना समय वेस्ट हो चुका होगा उसमें कि इतने समय में तो आप वो कर पाते जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो आई थिंक कि इतना सबके लिए परफेक्ट होगा जितना मैंने समझाया है। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किंग जॉर्ज के अंदर जो फॉर्म की डेट है वो क्या है। किंग जॉर्ज का इसका नोटिफिकेशन, इसका डेट जो है एग्जाम फॉर्म शुरू होने का 22 तारीख को इसका आया है। और आप समझ लीजिएगा, इसके फॉर्म्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन विल बिगिन फ्रॉम 22 जुलाई। आज से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। और मेरे दोस्तों, क्लोजिंग डेट है इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का 10 अगस्त, यानी कि 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी। इतनी तारीख को आपका ये फॉर्म सबमिशन का डेट क्लोज हो जाएगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है, अंडरस्टैंड। और आप सबको मैं कोशिश करूंगा कि जो क्लासेस पढ़ा रहा हूं उन क्लासेस के माध्यम से बिल्कुल बेसिक जीरो से क्लियर करवा रहा हूं आपको, यानी कि मैं बेसिक भी नहीं छोड़ रहा हूं और हाई लेवल भी नहीं छोड़ रहा हूं। तो जितना भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, करीब 40 से 50 क्वेश्चन हम कवर करते हैं डेली के। जितने टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, एक एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बना के दिया जाता है, क्लास के अंदर समझाया जाता है। तो बस आपको तो दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बिना दिमाग लगाए सिर्फ जो मैंने कहा है उस बात को पूरी ईमानदारी से निभाते रहना है, पूरा करते रहना है। फिर अपने आप आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप। अच्छा, जो लोग करीब 10-15 दिन या 1 महीने से क्लासेस ले रहे होंगे, उनके नॉलेज में भी परिवर्तन आया होगा। एक तो नॉलेज वो था जब आप वुगली में नहीं आए थे, और एक नॉलेज आपका जब वुगली में आपने 5-10 क्लासेस अटेंड कर ली उसके बाद होगा। तो दोनों में यदि अगर हम डिफरेंस करके देखेंगे, तो क्लासेस अटेंड करने के बाद का जो नॉलेज लेवल आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, वो आप खुद स्वयं समझ जाओगे कि क्या परिवर्तन आपके अंदर आया है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि यहाँ से जो मैंने आपको अभी बात बताई है, क्या वो सब लोग समझ चुके हैं कि सर ऐसा ही बिल्कुल प्रैक्टिकली जीवन में होता है।
जो मैंने आपको बात बताई कि शंकर भगवान वाली क्या बात है, भेरू जी वाली क्या बात है, सब समझ गए? सर प्लीज टेल मी एग्जाम सेंटर यूपी में ही मिलेगा क्या? देखो बेटा, इसका तो नॉलेज मुझे प्रॉपर नहीं है कि एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा। एग्जाम सेंटर तो ये लोग जहाँ अपलोड करेंगे वहाँ चले जाना, उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता का मुद्दा है अपने को अभी तैयारी करना। सर प्रभु श्री राम ब्लेस यू, 1 मंथ से रेगुलर आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि हमने सॉन्डर्स की वाट लगा डाली। आपका ही पड़ोसी हूँ बोरखेड़ा में, जिस दिन सिलेक्शन हुआ आऊँगा सर आपसे मिलने। वाह आर्यन, वेरी गुड एक्सीलेंट बेटा। जो आर्यन महसूस कर रहा है, क्या ऐसा आप लोग जिन्होंने क्लासेस ले रखी हैं, पूरी अटेंड कर रखी हैं, क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ सुधार आया है, कुछ नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आया है, कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ है? हिरल जल्दी से अपनी बाकी क्लासेस कंप्लीट कर लो। बेटा जिनको अभी इसके KGMU पे मैं एक पूरा डेडिकेटेड क्लास ले लूँगा, अलग से ले लूँगा। एक और बात सुनिए आप लोग बड़े ध्यान से, कल का दिन आप सबकी लाइफ में एक बहुत ही अहम दिन होने वाला है। काम बहुत बड़ा है, सुनो बात को ध्यान से, लेकिन मैंने डिसीजन लिया है कि इस काम को अब करेंगे ही सही। कल मैंने निर्णय लिया है कि आज तक जितनी क्लासेस हमारी हो जाएगी, उन सारी क्लासेस को एक साथ मैं आपको कल रिवाइज करवाने का विचार विमर्श कर रहा हूँ। क्या ये मेरी बात, मेरे अंदर जो विचार आ रहा है, क्या ये सही है? आप बोलो, वैसा कर लेंगे। आप कहोगे कि सर यस बिल्कुल सही है, तो हम कल ये स्टेप लेंगे। अगर आप कहो कि सर हम इन्हीं लेक्चर्स में से पूरा कर लेंगे, रिवीजन हम सेल्फ कर लेंगे, तो फिर मैं मेरा कल का संडे खराब ना करूं। एक्सपीरियंस का अभी मेरे को नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा बेटा KGMU के अंदर। यार तुम अगर सेल्फ कर लो तो वैसा बता दो, सेल्फ कर लो, क्योंकि मैं आऊँगा, मैं सारा रिवीजन करवाऊँगा। मेरे को कम से कम अभी 3 घंटे तो अभी रात को बैठना पड़ेगा, सारे लेक्चर्स को एक साथ पूरा अरेंज करना है। 3 घंटे तो मुझे अभी बैठना पड़ेगा, 3 घंटे कल पढ़ाना पड़ेगा। मतलब यूँ मान के चलो कि कल की क्लास जो अपन करेंगे ना, वो पूरे 36 दिन का कंक्लूजन निकालेंगे। देखो अपन को कितने दिन हो गए क्लास पढ़ते पढ़ते, आज 36 दिन हो जाएंगे। आज 36 क्लासें हो गई अपन को, लगभग 36। ये 36 दिन का निचोड़ आपको कल 3 घंटे के अंदर, तो 3 घंटे कम से कम क्लास चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ठीक है, मैं ले लूँगा कल। अब दूसरी बात और बताओ, वैसे मैं जो क्लास लेने का सोच रहा था वो मैं 9 बजे का सोच रहा था, लेकिन 9 बजे मेरी थोड़ा जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, पूजा पाठ वगैरह सारी चीज़ें, वो उससे मैं फ्री नहीं होता हूँ। तो 10 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ। तो आप बताओ मुझे कि 9 बजे ठीक रहेगा कि 10 बजे ठीक रहेगा? मेरे मन में था कि 9 बजे मैंने डिसाइड किया था, लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 10 बजे ही रखूँ, 10 से 12-1 बजे तक रखेंगे, तो उसमें मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं 10 बजे बिल्कुल फ्री होकर के अपने पूजा पाठ से, सारी क्रियाओं से और आराम से आ पाऊँगा। तो 10 बजे ठीक रहेगा टाइम? 10 बजे ठीक रहेगा? हाँ, वेरी गुड, 10 बजे वाले लोग सब एग्री हैं। तो कल की क्लास का जो टाइम रहेगा, सुपर रिवीजन क्लास का टाइम, वो 10 AM रहेगा, ठीक है ना? 10 AM। और ये बात और सुन लेना, 10 बजे से पहले आप सब भी तैयार होकर के समय से आकर के बैठ जाना, 9:45 बजे। हो सकता है आपको ये लाइव क्लास जो है मेरे दोस्तों, वो लाइव में ही अटेंड करनी पड़े, इसका मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो आप सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से डिसीजन ले लेना, जैसा जैसा आपको चाहिए।
जिसको ज़रूरत है रिवीजन की तो वो ही अटेंड करना, जिसको नहीं है तो वो अपने 3 घंटे खराब भी मत करना। अंडरस्टैंड? तो आपको अपना पूरा, वरना 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी पे लगाओगे तो भली दिखेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको पूरा क्लासेस रिवीजन करना है तो आप अपना समय लगाना। आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करें तो आप सेल्फ स्टडी करिएगा कल, ठीक है ना। ये तो बातें हो गई। अब एक और बात सुन लो, कल मैं आपको एक ऐसा वंडरफुल सरप्राइज देने वाला हूं, एक ऐसा वंडरफुल न्यूज भी देने वाला हूं दोस्तों, जो नर्सिंग के इतिहास में एक रिवोल्यूशनरी न्यूज होगा। जैसा आपको अभी पता है, वीडियो पे नीचे नीचे एक टैग लग रहा है, चल रहा है, एक लाइन चल रही है वीडियो में नीचे में लिखा हुआ है कि कल कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनरी न्यूज़ आपको मैं देने वाला हूं जो आज तक नर्सिंग के इतिहास में नहीं हुआ है। और ये न्यूज़ सुनकर के मेरे कम से कम बुगली में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट जो हैं वो दिल से एक्सीलेंट तरीके से हैप्पी हो जाएंगे, और ये मुझे पूर्ण भरोसा है। और ये न्यूज़ आपको KGMU में भी सेलेक्ट करवाएगी, आपको NHM में भी सेलेक्ट करवाएगी, और आपको नॉर्सेट में भी सेलेक्ट करवाएगी, और मेरे दोस्तों आप जो भी एग्ज़ाम देंगे सब में सेलेक्ट करवाएगी। ये ऐसा क्या प्लान होगा, क्या होगा, मैं कल ही आपको लेक्चर सेशन के अंत में वो चीज़ एक्सप्लोर करूँगा कि क्या करने वाला हूँ और कैसे उसका एडवांटेज आपको मैं दूंगा। अंडरस्टैंड? सबको क्लियर है यहाँ तक? तो चलिएगा, अब मैं आपको आज सिस्टम का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। आज जो सिस्टम हमारा पता है ये अंतिम सिस्टम है मेडिकल सर्जिकल का। इसके बाद मैं आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग शुरू कर दूंगा। लगभग 1 वीक हमारा और जाएगा, 1 वीक और लगेगा। इस 1 वीक में मेडिकल सर्जिकल पूरी सॉन्डर्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग शुरू करूंगा टॉपिक वाइज। अंडरस्टैंड? तो मेरे साथियों लिसन केयरफुली, आज मैं आपको बात करूंगा रीनल सिस्टम की। तो रीनल सिस्टम का एक शॉर्ट में समरी सुनिएगा सब लोग। यहां से आप देखते हैं तो ये है हमारे किडनीज। किडनीज से, दोनों से किडनी से यूरेटर बनती है, ओके, अटैच होती है, और इन यूरेटर से आने वाला यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है। हम मेरे साथियों यहां पर बात करेंगे कि मेल अगर पेशेंट होगा तो मेल पेशेंट का जहां यूरिथ्रा ओपन होता है वहां पर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कई व्यक्तियों के अंदर इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है या हाइपरप्लेसिया हो जाता है, जिसको हम आज की लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। किसके नाम से? BPH के नाम से। यदि अगर किसी भी क्लाइंट को किडनी के अंदर ये पाइलोरस रीनल पेल्विस एरिया है, और रीनल पेल्विस एरिया के अंदर यदि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इस डिजीज को हम पढ़ने वाले हैं पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से। किस नाम से? पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से। यदि हम जानते हैं कि किडनी जो बना होता है, किडनी की फंक्शनल यूनिट जो होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है बेटा? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में यू नो दैट कि ये होता है नेफ्रॉन का PCT, ये होता है नेफ्रॉन का DCT, और ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब या कलेक्टिंग डक्ट। ये होता है नेफ्रॉन्स का बॉमेन कैप्सूल, और बॉमेन कैप्सूल के अंदर आती है यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाती है, नेटवर्क बनाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। मेरे दोस्त, यदि अगर ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाए, और इस ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उस डिजीज को हम आज पढ़ेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से। किस नाम से? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आफ्टर दैट यदि अगर किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए तो हम इसे रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल कैल्कुलाई। यदि अगर मेरे साथियों यूरेटर्स के अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसे आप यूरेट्राइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरेट्राइटिस कहा जाएगा। यदि अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए यूरिन का, तो इस प्रॉब्लम को यूरोसेप्सिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यूरोसेप्सिस। यदि अगर यूरिथ्रा में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होता है तो इसे आप यूरेथ्राइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरेथ्राइटिस कहेंगे। अब कई लोगों के अंदर हम लोगों को BPH के साथ कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। क्या कंफ्यूज की जाएगी? क्या कोशिश की जाएगी? ये BPH का होता है बेटा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेसिया, लेकिन एग्जामिनर आपको
ऐसा प्रतीत करवाएगा कि आपसे बीपीएच का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ऐसा फील करवाएगा, लेकिन वो बीपीएच का क्वेश्चन नहीं पूछेगा और वो आपसे उस क्वेश्चन को घुमा देगा और वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस का। किसका पूछेगा? बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। आपसे इस क्वेश्चन को पूछेगा, बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के क्वेश्चन को पूछेगा और आपसे वो कोशिश करवाएगा कि बीपीएच का क्वेश्चन, बीपीएस का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपसे ऐसा आंसर करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की दो प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे, एक बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेसिया और एक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। इसी की तरह एक और क्वेश्चन वो बीच में घुसेड़ सकता है। और मेरे साथियों, जो हमारा टेस्टिकल होता है मेल के अंदर, टेस्टिस होते हैं इसके पीछे रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उस टेस्टिकल्स के अंदर कई बार इन्फेक्शन स्वेलिंग हो जाती है और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एपिडिडाइमाइटिस। टेस्टिकल के एपिडिडाइमिस वाले पार्ट